प्रीवियस क्लास में हम सब ने यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़े थे। आज मैं इस प्रक्रिया को एक बार फिर से पुनः रिपीट करता हूँ, जिससे कि कुछ बच्चों ने इसको समझा था, हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको ना भी समझा हो या समझ भी ना पाए हों, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसका एक बार फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड्स ये जो लेमा होता है, लेमा मैंने केवल लेमा शब्द के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। लेमा क्या होता है कि लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है, एक पहले से कोई प्रूव स्टेटमेंट होती है। इस प्रूफ स्टेटमेंट की हेल्प से हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, तो इसको कहते हैं लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा के लिए मैंने बताया था a इक्वल बी क्यू प्लस आर, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, फेयर 0 लेस देन r लेस देन b। कहने का मतलब जो रिमाइंडर होता है वो b से डिवीज़र से छोटा होगा या फिर 0 होगा या 0 से ग्रेट होगा, परंतु रिमाइंडर कभी डिवीज़र से बड़ा नहीं हो सकता। तो हमको ये ध्यान रखना है। जैसे अब ये फार्मूला कैसे आया, मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि इफ़ a बड़ा हो b से, तो हम b का डिवाइड किस में करेंगे? a में। अब मैं मान लेता हूँ सपोज दैट कि b का डिवाइड a में q टाइम्स गया। अब q टाइम्स गया तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, कोई बता सकता है? यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 का डिवाइड 20 में करें, तो 3 का डिवाइड अगर हम 20 में करते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा? 6। अब मैं आपसे कहूँ यहाँ क्या आएगा, कैसे समझेंगे कि यहाँ क्या आएगा? तो अगर हम इस 6 का मल्टीप्लाई किस में कर दें? 3 में कर दें। अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 3 में कर दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यानी 6 × 3 अर्थात यहाँ 18 मिलेगा। इसी बात को मैं क्या लिख सकता था? 6 × 3। तो बच्चों बताओ यहाँ क्या आएगा? अब बताओ आप लोग, अब यहाँ पे क्या आएगा? b, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा? बी क्यू। अब मैं इसको माइनस करूँगा तो यहाँ कितना आया रिमाइंडर? अब ये हमने सपोज किया, सपोज ये किया कि रिमाइंडर क्या है? r। अब हमने देखा, अब यहाँ 18 आया तो यहाँ पे मैंने सप्रेस किया इसको, तो कितना बचा? 2। अब आप देख लो रिमाइंडर यहाँ 2 है। तो अगर रिमाइंडर 2 है, जैसे मैं ये संख्या लुप्त कर दूं कि यहाँ पे ये आपसे कहूँ कि एक संख्या है जिस n है जिसमें मैं 3 का डिवाइड करता हूँ, तो कोशेंट कितना आता है? 6, रिमाइंडर आता है 2। तो बताओ n क्या होगा? तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ कोशेंट कितना है? 6, यहाँ रिमाइंडर कितना है? 2। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 में करूँगा तो यहाँ कितना आएगा? 18। अब 18 जब इसमें माइनस करते हैं तब रिमाइंडर मिलता है, तो रिमाइंडर तब मिलता है। तो बच्चों आप ये कहोगे कि n इक्वल क्या होगा? अब देखो, अगर n में मैं ये 18 माइनस करूँगा तो 2 आएगा। अगर ये नंबर कितना रहा होगा? n है, n में ये 18 हटाया होगा तो 2 बचा होगा। तो अगर 18 में मैं 2 ऐड कर दूँ तो ये नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिला 3 × 6। यहाँ पे क्या है? ये 18 क्या है? 3 × 6 प्लस 2। तो इस तरह से हमको ये, अब ये देखो 3 × 6 = 18 प्लस 2, तो ये हमें क्या मिल गया? 20। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमें a का मान क्या मिलेगा? a बराबर देखो, अब a कैसे मिलेगा? a इक्वल क्या होगा? a इक्वल होगा, अब अगर a में मैं बी क्यू माइनस करता हूँ तो रिमाइंडर r बचता है, तो अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूँ तो क्या बचेगा? बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ये बच गया। तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला बन जाता है। तो बच्चों आपको ये फार्मूला याद रखना है। डिवाइडेंड इक्वल क्या होता है? डिवीज़र, ध्यान दें, डिवाइडेंड इक्वल डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर से ध्यान दें, डिवाइडेंड इक्वल डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये फार्मूला बहुत उपयोगी है, इस फार्मूले को हमें ध्यान देना होगा और याद रखना है। तो एक बात और समझ लो यहाँ रिमाइंडर के बारे में। जैसे मैंने 3 का डिवाइड मैंने 20 में किया,
तो कितना आया 3 6 18, यहाँ रिमाइंडर क्या आया 2। अब रिमाइंडर 2 आया तो मैं इसको क्या करूँगा, रिमाइंडर अगर 2 आया है तो अब इस रिमाइंडर के बारे में क्या समझोगे। अब ये देखो रिमाइंडर जो है डिवीजर से छोटा है, तो मैंने इसके बारे में क्या बताया था कि रिमाइंडर जो होता है वो या तो डिवीजर से छोटा होता है या 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या है, r इक्वल क्या हो सकता है 0 1 2। तो हमारे यहाँ पे जो रिमाइंडर, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 का डिवाइड अगर हम 20 में करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी संख्या में मैं मान लो 17 में 3 का डिवाइड करता हूँ, 3 का डिवाइड में 17 में करता हूँ, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी ये आपको देखना होगा। तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू जो होगी या तो क्या होगी 0 होगी, क्यों, रिमाइंडर जो होगा 3 से छोटा ही होगा, रिमाइंडर क्या होगा 3 से छोटा ही होगा, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी 0 1 2। अब 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 डिवीजर है, इसलिए रिमाइंडर क्या होगा हमारा 0 1 2। अब मैं आपसे बच्चों एक क्वेश्चन पूछूंगा, इफ़ a इक्वल 5q प्लस r, अगर मैं ये कहूँ कि a इक्वल 5q प्लस r, तो ये 5 जो होता है क्या है, 5 यहाँ पे क्या है डिवीजर। तो बच्चों प्रश्न मेरा ये है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि a इज़ इक्वल टू 5q प्लस r, तो बच्चों मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर डिवीजर हमारा 5 है, क्योंकि यहाँ जो होता है ये 5 है, ये कोसेंट है, ये डिवीजर है, ये कोसेंट है, तो 5 जो है उसके बारे में हम, डिवीजर हमारा 5 है, तो मैं आपसे पूछूंगा r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे 5q प्लस r, तो अब हमारा डिवीजर कितना है 5, तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, r की पॉसिबल वैल्यू होगी 0 1 2 3 4। क्यों, डिवीजर जो होता है, रिमाइंडर जो होता है वो डिवीजर से क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है डिवीजर से छोटा ही होता है सदैव। तो यहाँ पे 5, तो हमारी r रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यू है 0 1 2 3 4। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जिसका आंसर आप बताएंगे, इस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और इसको हल करें। अब पहले समझ लो, जैसे मैं, अगर ये पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन में इसको तो मैंने बताया कि अगर यहाँ 5q है तो r की पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, तो r की पॉसिबल, अगर यहाँ 5 है तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं 0 1 2 3 4 5, ये हो सकती हैं। सॉरी 5 नहीं होगा, केवल 0 1 2 3 4, क्योंकि डिवीजर से रिमाइंडर छोटा होता है। डिवीजर जो होगा, अगर डिवीजर आपका 5 है तो रिमाइंडर 5 से कम ही होगा, इसलिए 0 1 2 3 4 आया यहाँ पे। अब इसी तरह का प्रश्न मैं आपको देता हूँ, जैसे दूसरा है इफ़ a इक्वल 7q प्लस r, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल व्हाट। अब यहाँ हमारा डिवीजर क्या है 7, तो अब आप 7 डिवीजर आपका यानी b बराबर 7 है, तो r का मान क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है वैसे आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना है। अब इसके बाद हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। अब देखिए यूक्लिड्स ये एक नाम है और एल्गोरिथम जो है, मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया शब्द था। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, मतलब ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी वेल डिफाइंड स्टेप की एक सीरीज होती है। अब एक शब्द यहाँ पे आ गया वेल डिफाइंड, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे वेल डिफाइंड क्या है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है, जैसे बच्चों मैं आपसे कह दूँ कि 1 से 10 तक की सभी नेचुरल नंबर क्या होंगी, जैसे मैं कहूँ आप बताइए 1 से 10 तक की सभी नेचुरल नंबर, बोलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों ये वेल डिफाइंड, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि
या किसी से भी आप ही पूछ लो कि 1 से 10 तक की नेचुरल नंबर बताओ, तो हर एक व्यक्ति संसार का यही बताएगा कि 1 से 10 तक की नेचुरल नंबर ये सभी हैं। अब 1 से 10 तक की नेचुरल, तो ये होता है वेल डिफाइंड, मतलब किसी बात को अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछो तो वो सभी के लिए लागू हो, तो वो होता है वेल डिफाइंड। अब अगर आपसे मैं यही एक प्रश्न कर देता कि 1 से 10 तक के बीच सभी अच्छी लगने वाली नंबर्स को बताओ, अच्छे लगने वाले नंबर्स को बताओ, तो किसी को कुछ नंबर्स अच्छे लगेंगे, जैसे आप बताइए, अच्छा आपको 1 2 3 अच्छा लग रहा है, आप बताइए, हाँ आपको 2 4 5 अच्छा लग रहा है, तो ये सभी के विचार अलग अलग हो रहे हैं, तो ये डज नॉट वेल डिफाइन। समझ गए? अब इसके बाद ये वेल डिफाइन स्टेप क्या हैं? अब जैसे मैं कहूँ, अब सीरीज ऑफ वेल डिफाइन स्टेप, अब वेल डिफाइन स्टेप सीरीज ऑफ वेल डिफाइन स्टेप का मतलब क्या है ये समझो। तो सीरीज ऑफ वेल डिफाइन स्टेप क्या होंगे, ध्यान देंगे। जैसे मैं 24 में 10 का डिवाइड करूं, अगर 24 में मैं 10 का डिवाइड करता हूं तो कितने टाइम जाएगा डिवीज़न, कितने बार डिवाइड करेंगे, 10 2 20। अब आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो अब आप देखो ये वेल डिफाइन एक स्टेप हो गया, एक स्टेप हुआ ये वेल डिफाइन स्टेप। अब आप संसार में किसी से भी कहोगे कि 10 का भाग 24 में करो, तो हर एक व्यक्ति यही करेगा जिसको मैथ आती है। अब ये पहला स्टेप हो गया, तो ये वेल डिफाइन है। क्यों? क्योंकि सब कोई भी व्यक्ति डिवाइड 10 का डिवाइड 24 में इसी तरह पहला स्टेप करेगा। इसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा, अब रिमाइंडर 4 बचा, तो रिमाइंडर 4 का डिवाइड हम पहले डिवीजर में करेंगे। तो पहला डिवीजर क्या था, 10। अब 10 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 8, रिमाइंडर क्या आया, 2। अब देखो रिमाइंडर 2 आया। अब ये दूसरा स्टेप हुआ यहाँ से, ये दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप हो रहा है, ये दूसरा स्टेप है। अब दूसरा स्टेप भी किसी से अगर आप कहोगे कि 4 का डिवाइड 10 में करो, तो हर एक व्यक्ति ये करेगा। तो हर एक व्यक्ति जब ये करेगा तो 2 का डिवाइड अगर हम, तो दूसरा स्टेप यही करेगा। अब हमको इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड हम 4 में करेंगे। जब 2 का डिवाइड हम 4 में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो अब देखो कितने वेल डिफाइन स्टेप हो गए, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो ये पूरे जितने स्टेप हैं ये सभी स्टेप वेल डिफाइन हैं, इसलिए इस प्रोसेस एल्गोरिथम को क्या कहा जाता है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइन स्टेप। क्योंकि ये तीनों स्टेप क्या हैं, वेल डिफाइन हैं। क्यों? क्योंकि अगर 10 का डिवाइड 24 में करेंगे तो हर एक व्यक्ति इसी प्रकार डिवाइड करेगा। ये तीनों स्टेप क्या हैं, वेल डिफाइन हैं। तो इसलिए एल्गोरिथम का मीनिंग क्या हो गया, सीरीज ऑफ वेल डिफाइन स्टेप। तो इसको अगर हम किन्हीं दो छोटे इंटीजर से बड़े इंटीजर में डिवाइड करते हैं तो उसके दौरान जो स्टेप बनते हैं, वेल डिफाइन जो स्टेप बनते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं सीरीज ऑफ वेल डिफाइन स्टेप्स। तो ये हमारा एल्गोरिथम का मतलब था। अब यूक्लिड्स का मीनिंग क्या है, ये क्या होगा, अब ये डिवीजन क्या है, ये सभी जानते हैं। अब देखो, अब हम इस पूरे का मतलब जानते हैं। इस पूरे का मतलब ये होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से किन्हीं दो इंटीजर a और b का हम क्या निकाल लेते हैं, HCF। इससे हम क्या फाइंड करते हैं, HCF। मतलब एक ऐसी टेक्निक जिसकी हेल्प से किन्हीं दो इंटीजर एज a एंड b या a और b का हम HCF या मासा निकालते हैं, उस टेक्निक को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। एक बार बच्चों मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा कि किन्हीं दो इंटीजरों के HCF निकालने की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब सब प्रश्न ये बनता है कि हम HCF कैसे निकालें, ये कंपटीशन वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। अब हम दो संख्याओं का HCF या दो इंटीजर्स का HCF कैसे निकालते हैं, इस बात को आप समझेंगे। जैसे अब HCF निकालना है तो HCF निकालने के कुछ स्टेप होते हैं जो स्क्रीन में आपके लिखे हैं। अगर आपको आवश्यकता हो तो उनको नोट कर लेना, वरना मैं समझाए दे रहा हूँ, इसी से सवाल लग जाएंगे। वैसे कभी बोर्ड पेपर में पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमको बुक्स की हर एक डिफिनीशन और हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको मेथड बताता हूँ, किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे अब हम आपसे कहें
कि 24 और 10 का HCF बताओ। ये किस, अब इन दो इंटीजर्स का HCF निकालने के दो मेथड होते हैं, तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा जो है डिफरेंस मेथड, तीसरा ये है। तो हम जो पहली एक्सरसाइज में कौन सा मेथड पढ़ेंगे, 1.2। पहली एक्सरसाइज में ये मेथड रहेगा, 1.1 में ये मेथड लगेगा, और 1.2 में ये मेथड रहेगा, 1.3 में ये रहेगा। तो आज हम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को पढ़ेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। इसकी सहायता से टू इंटीजर्स का HCF कैसे ज्ञात करते हैं ये आप ध्यान देंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 24 और 10 का HCF कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। तो इस विधि को आप समझिए। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन हल करने में स्टार्ट करेंगे। जैसे हमें मान लो 24 और 10 का HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि 24 में 10 का डिवाइड करेंगे। अब कितने टाइम डिवाइड जाएगा इसका, 2 टाइम। 10 2 जा 20, रिमाइंडर क्या आया 4। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब ये हमारा क्या है, डिवाइडेंड, और ये क्या है, ये हमारा डिवीज़र है, और ये क्या है, डिवाइडेंड, और ये क्या है, कोसेंट। ये कोसेंट है। आपका पहला डिवीज़र कौन था, 10। अब इस रिमाइंडर का फर्स्ट डिवीज़र में भाग करेंगे, वो है 10। अब 10 में 4 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 4 2 जा 8। अब फिर रिमाइंडर कितना है, 2। तो आपका ये जो है, अब ये 4 दूसरा डिवीज़र बना। अब इस दूसरे डिवीज़र में दूसरे रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 आया। अब इसके बाद इसमें 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो अब रिमाइंडर क्या हो गया, 0। अब जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो आपका लास्ट डिवीज़र होगा, वही लास्ट डिवीज़र क्या है यहाँ, 2। तो यही आपका HCF ऑफ 24 10 इक्वल क्या हो गया, 2। कहने का मतलब जो लास्ट डिवीज़र होगा बच्चों, वही आपका HCF होगा। जो लास्ट डिवीज़र होता है वही HCF होता है। तो मैं अब आपको एक्सरसाइज में HCF निकालना बताऊंगा। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा। जिन बच्चों के पास NCERT बुक है तो वो अपनी बुक से लगाएंगे, मगर मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, और उन क्वेश्चनों के अगर आप उन क्वेश्चनों को समझ लेते हैं तो आप अपनी अपनी बुकों के क्वेश्चन कर लेंगे, और एक्सरसाइज 1 सभी बच्चे करेंगे। और स्क्रीन में मैं कुछ प्रश्न दूंगा, मैं 1-2 बताता हूं आपको, और जो प्रश्न मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं उनको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उनका आंसर भेजना होगा।